तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन करेंसी के ऊपर, इंडियन करेंसी के कुछ फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कि हम में से कम लोग ये जानते हैं कि इंडियन करेंसी पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी 15 लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जिसमें नेपाली, मलयालम, उर्दू, अरबी, फारसी शामिल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं नोट सबसे पहले कब छापे गए थे? नोट सबसे पहले 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा छापे गए थे। ये जो नोट छपा था ये सबसे पहला नोट था जो यूके की एक कंपनी थी उसे द्वारा छापे गए थे। करीब 200 साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने डिसीजन लिया कि अब नोटों को बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब नोटों को हम भारत में ही बनाएंगे, नोटों को भारत में ही छापेंगे। इस मोटो से, इस उद्देश्य से भारत में नोट छापना का काम एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई 1926 में, जिसमें 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट छापने का काम किया जा रहा था। हालांकि फिर भी कुछ नोट्स इंग्लैंड से मंगाए जा रहे थे। साल 1947 में भारत के आज़ाद होने तक नोट नासिक में ही छपते थे, लेकिन उसके बाद 1975 में भारत ने दूसरी प्रेस प्रिंटिंग मध्य प्रदेश के देवास में शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद साल 1997 तक दोनों ही, या यूँ कहें तो 1997 तक इंडिया केवल 2 प्रेस प्रिंटर्स के भरोसे ही था। दोस्तों हम सबके मन में एक ख्याल आता है, क्यों रुपया इतना डॉलर के मुकाबले कमज़ोर है? आइए आज इसका भी समाधान कर ही देते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, भारत के पास जितना कम डॉलर होगा, यानी भारत के पास अपने फॉरेन रिजर्व्स में, फॉरेन जो उसकी मुद्रा भंडार है उसमें जितना कम डॉलर होगा, डॉलर का मूल्य उतना ज़्यादा होगा। ऐसे क्या होता है कि भारत एक किसी भी जरूरी जो देश है अपनी ज़रूरत की वस्तु या तो खुद बनाएगा या किसी से इंपोर्ट करेगा, और विदेशों से आयात करने के लिए उन्हें डॉलर में ही चुकाना है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल एक्सचेंज मोड है, यानी इंटरनेशनल पेमेंट मोड है। जैसे भारत किसी देश से पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है, कोई भी ऑयल खरीदता है, तो उसका पेमेंट उसे डॉलर या यूरो में ही करना होता है और किसी मुद्रा में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आरबीआई भारत के अलावा पाकिस्तान और म्यांमार के लिए भी, जो उस वक्त वर्मा कहा जाता था, इन दोनों गवर्नमेंट्स के, इन दोनों इस कंट्री के गवर्नमेंट्स के लिए भी सेंट्रल बैंक यानी मेन बैंकिंग सिस्टम के रूप में काम किया है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 1948 तक पाकिस्तान और अप्रैल 1947 तक म्यांमार यानी बांग्ला, उस वक्त वर्मा कहा जाता था, इन दोनों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था। 1 जुलाई, लेकिन क्या हुआ था, 1 जुलाई 1948 को सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हो गई। पाकिस्तान में अपनी बैंक कामकाज शुरू कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई चलाना बंद कर दिया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वैल्यू के नोट कितने चले हैं? अगर मैं कहूँ 10,000 तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दोस्तों हमारे देश में 5,000 और 10,000 के भी नोट चलते थे। जहाँ दोस्तों भारत के इतिहास में 2 बार ऐसा किया गया है। इस बार इस प्रयास को काला धन रोकने के लिए किया गया था। जनवरी 1946 में 1,000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। यानी सोचने वाली बात है कि जनवरी 1946 से पहले भारत में 1,000 और 10,000 के नोट चलते थे। दोबारा इन्हें 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 के डोमिनेशंस में चलाए गए, लेकिन इन्हें फिर से जनवरी 1978 में बंद कर दिया गया था। दोस्तों अब सभी लोगों की तरह आपके भी दिमाग में ज़रूर ये बात होती होगी कि जब मशीन हमारे पास है तो हम अपने मर्जी के चाहे खूब सारे नोट क्यों नहीं छाप सकते। दोस्तों वैसे ये बात यूँ रही कि किसी भी देश पर यूँ तो मुद्रा छापने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है,
लेकिन अगर ज़्यादा आप मनी सप्लाई कर देंगे, मुद्रा छापेंगे, उसे सप्लाई कर देंगे मार्केट में, तो उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए मनी सप्लाई घटाने की कोशिश कर जाती है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है, इसका दूसरा पहलू भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है जीडीपी। जीडीपी तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपके मार्केट में मनी की सप्लाई नहीं होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, मनी की सप्लाई हो रही है तो एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और जीडीपी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मनी जैसे ही कम कर रहे हैं तो महंगाई तो कम हो रही है, लेकिन जीडीपी भी हमारे इसके साथ कम हो जा रही है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भारत में नोट फिर छपते कैसे हैं। दरअसल भारत में नोट छपाई के काम मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर किया जाता है। यह सिस्टम, यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए की मूल्य संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना और शेष 85 करोड़ जो हो गए वो उन्हें विदेशी संपत्ति में रखना जरूरी होता है। इतनी संपत्ति रखने के बाद ही आरबीआई देश की ज़रूरत के हिसाब से कितनी ही बड़ी मात्रा में रुपया छाप सकती है। हालांकि उसे सरकार की फिर भी अनुमति लेनी होगी, गवर्नमेंट के परमिशन, गवर्नमेंट के डिसीजन से ही नोट छपते हैं, लेकिन छापने का काम आरबीआई करता है। 200 करोड़ की संपत्ति किस लिए रखी जाती है आपके दिमाग में, इसलिए चल रहा होगा बात। आइए इसका भी निदान करते हैं। दरअसल ये इसलिए रखी जाती होगी, आपके पास कोई नोट है तो उसे ध्यान से देखिए, उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को जितने रुपए का नोट होगा उतना रुपया का अमाउंट, रुपया अदा करने का वचन देता हूं, जिसके नीचे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। दरअसल इसी लाइन की लाज रखने के लिए वो संपत्ति को स्टोर किया गया होता है। किसी भी विशेष परिस्थिति में आरबीआई को डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जा सकता। स्पेशल कंडीशन कोई भी हो, आरबीआई शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर। अर्थात जिसके हाथ में भी यह शपथ वाला नोट होगा उतना ही भुगतान उसको आरबीआई करेगा और इसके पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई का ही है, उसके पेमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई लेता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो इंडियन करेंसी के ऊपर बेस्ड। हम